अच्छा, तो हम लास्ट क्लास से दोबारा स्टार्ट करते हैं। हमने जो मेन चीज लास्ट टाइम देखी थी, एक तो वेरिएबल्स था। वेरिएबल्स के बाद हमने एक और चीज देखी थी, वो थी डेटा टाइप्स। सही है। और डेटा टाइप्स में हमने ये बात पढ़ी थी कि 3 बेसिक हैं और 2 एडवांस्ड हैं। 3 बेसिक कौन कौन से थे? स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन। अच्छा, वो जो आप, हाँ, वो 2 जो एडवांस डेटा टाइप्स थी उनका नाम बताइएगा। क्या? ऑब्जेक्ट एंड एरे। बैठ जाओ आप, आपसे पीछे वाले आपसे। ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है किसमें? तो आपने किसी से पूछा? आपका नाम क्या है? असद खान। यही है सर? आपका तो पहले से ही बूटस्ट्रैप भी फेल हुआ है। आप क्लास के बाद अपने किसी क्लास फेलो से पूछ लीजिएगा कि हमने क्या पढ़ा था। सही है। तो उसके बाद जो आप हैं बिल्कुल लास्ट वाला, ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है? आपका नाम क्या है? रजा, अहमद रजा, मोहम्मद रजा। आप भी क्लास के बाद क्लास वालों से पूछ लीजिएगा आपने क्या पढ़ा था। अच्छा, तो आप बताइएगा ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है? डॉट क्या? अरे डॉट लगा के कॉल करते हैं। और लिखते कैसे हैं? कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। ठीक है। आपका नाम क्या है? बकर सर। सही है। तो इन्होंने सही कहा कि ऑब्जेक्ट की पहचान है, पहला तो डॉट जब उसे कॉल कराएंगे, और कर्ली ब्रेसेस जब उसे बनाएंगे। इसके बाद एक और रह जाता है सिर्फ, और वो है, आप बताएं, एरे। एरे की पहचान क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। और उसे कॉल कैसे कराते हैं? वो भी स्क्वायर ब्रैकेट। बैठ जाओ। तो सबसे आसान खैर एरे ही है, और एरे में हमारी जो पहचान है उसकी क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। यानी ब्रैकेट हम लगा के जो चीज़ बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एरेज कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक डेटा टाइप्स हैं। सबसे पहली है आपकी नंबर, इसके बाद आती है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद आती है बुलियन, बुलियन के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आता है एरे। ये आपको बाय हार्ट इसको ना रटना है। जैसे कि आप कोई चीज़ का रट्टा लगाते हैं ना, कि कोई आपको बोले और आपके दिमाग में वो चीज़ आ जाए, क्योंकि इसके बगैर आप आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको डेटा टाइप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल टफ होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, एरे क्या है, वो कैसे बनता है और वो कैसे बनता है। ठीक है। अब बनने का क्या मतलब है कि आप उसको वेरिएबल में सेव कैसे कराते हैं। बात समझ आ रही है कि किस वेरिएबल में हम लोग ऑब्जेक्ट को कैसे बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट में से कोई डेटा कैसे निकालेंगे, एरे कैसे बनाएंगे, और एरे में से कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज कैसे निकालेंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इस टॉपिक का हमारा नाम है, इसको हम क्या कहते हैं? फंक्शंस। फंक्शंस के लिए हम एक फाइल ही नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम अपनी किताब का थोड़ा मुताला करें तो आप एक चीज नोट करोगे कि
कि फंक्शंस आता है नंबर 35 पे, सही है। लेकिन फंक्शंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है और फंक्शंस में बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, तो बाकी जो कंपोनेंट्स हैं जो इन्होंने इससे पहले आपको पढ़ाए हैं, मुझे लगता है कि ये अगर आपको फंक्शंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता ना तो इनका ज़्यादा समझ आना मुश्किल है। इनका इस्तेमाल क्या है, क्यों होते हैं, ये मुश्किल हो जाएगा अगर आपको यही नहीं पता कि क्या फंक्शंस क्या होते हैं। एक फंक्शन एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले हम फंक्शंस को थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देखेंगे, आसान आसान फंक्शंस बनाएंगे, फिर हम दूसरे टॉपिक्स पे वापस जाएंगे। जब वो भी टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो हम फंक्शंस को दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि फंक्शंस अगेन एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है। आई थिंक फंक्शन का नाम मैंने पहले भी लिया है क्लास में, खासतौर पे जब मैं बता रहा था कि एरे की लेंथ कैसे निकालते हैं। ये लेंथ का जो टॉपिक था वो एरे लेंथ हमने कहा था कैसे निकालते हैं। उसका एरे का नाम डॉट लेंथ लिखते थे तो हमें उसका लेंथ मिल जाती थी। तो मैंने कहा था कि लेंथ जो है बेसिकली उसका क्या है, फंक्शन है। तो ये सारी जो चीजें, और दूसरा एक अलर्ट का फंक्शन था। उसके बाद मैंने कहा था console.log भी एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन का लफ्ज मैंने पहले लिया है, लेकिन आपके लिए ये समझना जरूरी है कि फंक्शन होता क्या है और ये फंक्शन का इस्तेमाल है क्यों और क्यों। तो सबसे पहले तो किसी भी चीज का स्टार्ट जो होता है वो हम लेते हैं कि उस चीज का सिंटैक्स क्या है। जिस तरीके से हम अगेन CSS में पढ़ रहे थे तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, सिंटैक्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले तो फंक्शंस का सिंटैक्स क्या होता है। अब फंक्शन बनाने के लिए आपको पहले क्या लिखना होता है, फंक्शन। उसके बाद आप इसको कोई भी नाम देते हैं। अब मैंने इसको क्या नाम दिया है, myfunc, सही है। मैंने सिंपल सा खुद से नाम दे दिया है, आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, myfunc2, myfunc1, सही है, ABCD3, कुछ भी आप कह लें, आप इसको बस नाम दे सकते हैं। उसके बाद क्या देने इसको राउंड ब्रैकेट्स के बाद क्या देने, कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये जो पूरी चीज आपके पास बन गई है इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब फंक्शन क्या होते हैं और इनका यूज क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि मेन हमारा मकसद क्या है कि ये सीखना कि ये चीज करती क्या है और इसको हम यूज करेंगे कहाँ। अगर आप गूगल पे जाके लिखेंगे फंक्शनल प्रोग्रामिंग, अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो बोल रहा है फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज एन अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सही है। ये एक तरीकेकार है किस चीज का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, दैट यूजेस प्योर फंक्शंस टू क्रिएट मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर। और एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट आपने लास्ट क्लास में पढ़े थे कि ये एक जावास्क्रिप्ट की क्या है, डेटा टाइप है। अब ये क्या कह रहा है, इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल दैट ऑर्गेनाइजेस सॉफ्टवेयर डिजाइन अराउंड डेटा और ऑब्जेक्ट्स रादर देन क्या है, फंक्शंस। तो बेसिकली फंक्शंस ऑपोजिट है किसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। यानी कि या तो आप ऑब्जेक्ट वाली अप्रोच इस्तेमाल करें या आप फंक्शंस वाली अप्रोच इस्तेमाल करें। तो ये दो तरीकेकार हैं प्रोग्रामिंग करने के, बात समझ आ रही है। ये दो तरीके हैं, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग ये नहीं है कि आपने कोई भी लफ्ज इधर लिख दिया, कोई भी चीज कहीं बना दी, नहीं, आपको एक स्ट्रक्चर में बनाना है। क्योंकि आपका जो बड़ा सॉफ्टवेयर बनेगा वो सिर्फ आप नहीं बनाएंगे ना, आप उसमें सिर्फ काम नहीं करेंगे, 10 लोग और आपके साथ काम करेंगे। अब 10 लोगों को जब ये समझ में नहीं आएगा कि आपने कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई है, तो उनको तो 1 साल लग जाएगा इसी चीज में समझने में कि आपने इसको बनाया कैसे। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप 10 के 10 को पता हो कि किस तरीके कार से आप लोगों ने ये काम किया है, तो सबके लिए क्या हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। सबको पता होगा कि फंक्शन कहाँ बना हुआ है, वेरिएबल कहाँ बना हुआ है, कौन सी चीज कहाँ बनी हुई है। तो एक तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और इसके अंदर सिंपल सी चीज है कि जो कल हमने ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे वो ऑब्जेक्ट्स ही ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से होते हैं। इतने सिंपल सा ऑब्जेक्ट नहीं बनते, वो एक हमारे पास अलग डायमेंशन है।
और दूसरा तरीका क्या है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अब जावास्क्रिप्ट एक मजे की लैंग्वेज है जिसके अंदर आप दोनों तरीके कार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दोनों तरीके कार काबिल इस्तेमाल हैं, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है वो ज्यादातर किस अप्रोच के लिए मशहूर है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। क्यों? क्योंकि एक डायनेमिक लैंग्वेज है। और डायनेमिक का मतलब आपने क्या समझा था कि इसका वेरिएबल की डेटा टाइप चेंज हो सकती है। मतलब पहले अगर इंटीजर थी, अब इसकी क्या हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है। पहले ऑब्जेक्ट थी, अब क्या हो सकती है, एरे हो सकती है। क्योंकि आपके पास वेरिएबल्स में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इसका मतलब है कि आप इसके अंदर फंक्शन ज्यादा आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है, सही है। वो स्ट्रिक्ट क्यों है? क्योंकि वो इस बात पे आपको गौर कराती है कि आपको ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप नहीं बदलनी चाहिए। जो ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप आपने रखी है वही रखे रहो। अगर हम इसको कहें कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स, तो इसमें हमारे पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग में कौन कौन सी लैंग्वेजेस दे रहा है? जो सबसे पॉपुलर आपको पता है, पाइथन, सही है। लेकिन ये इसमें जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूडेड है। जावास्क्रिप्ट ये एक्सप्लिसिटली क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में दोनों अप्रोचेस यूज हो सकती हैं। यहाँ आप ऑब्जेक्ट कर लें, यहाँ आप फंक्शनल कर लें। अगर हम इसको कहते हैं कि ओ एग्जाम्पल्स, अगर आप यहाँ पे थोड़ा गौर से करें तो इंक्लूडिंग जावास्क्रिप्ट का भी नाम है, सी प्लस प्लस का भी नाम है, जावा का भी नाम है और पाइथन का भी नाम है। अब पाइथन और जावास्क्रिप्ट इन दोनों में एक बात कॉमन हो गई कि दोनों में फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी पॉसिबल है और दोनों में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी पॉसिबल है। यानी कि दोनों में ये चीज मिलती है, सही है। लेकिन आपने एक चीज नोट की कि जावा और सी प्लस प्लस किसके अंडर आ रहे हैं, ऊप के, वो फंक्शनल में नहीं आ रहे। उनमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग नहीं होती, उनमें किस तरह की प्रोग्रामिंग होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही होती है। ये एक ही तरीका है जिससे आप उसमें काम कर सकते हैं। इस वजह से वो थोड़ी लैंग्वेजेस क्या है, डिफिकल्ट है। अब जरा देखते हैं ये फंक्शन होता क्या है। आप ये चीज तो समझ गए कि मैंने इंडेक्स हटा के और functions.js को लगा दिया है HTML में, सिंपल। आप एक बात नोट कर रहे हैं, मैंने यहां पे क्या लिखा है, console.log। मैं इसको कह रहा हूं कि console.log में लिखो, क्या लिखो, दिस इज फ्रॉम फंक्शन। लेकिन यहां पे console पे कुछ लिखा आया नहीं। लेकिन अगर मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पे पेस्ट करता हूं तो यहां पे क्या आया, दिस इज फ्रॉम फंक्शन। लेकिन ये लाइन किस पे आया, 1 पे। यानी कि कौन सी वाली लाइन चल रही है, ये वाली। लेकिन ये वाली नहीं चल रही, क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी सी चेंजिंग क्या हुई है कि ये हमने क्या बनाया हुआ है, फंक्शन। तो फंक्शन को कुछ इस तरीके से समझें कि फंक्शन क्या होता है कि आपका कोड ही है, जो आप जावास्क्रिप्ट में कोड कर रहे हैं वो आपका कोड ही है। लेकिन अब वो कोड एक फंक्शन के अंदर रैप्ड है, एक फंक्शन के अंदर बंद है। और फंक्शन के अंदर क्योंकि वो बंद है तो वो तब तक नहीं चल सकता जब तक आप उस फंक्शन को चलाने की एग्जीक्यूशन का ऑर्डर नहीं करते। जब तक आप उस फंक्शन को नहीं कहते कि चलो, वो नहीं चलेगा। लेकिन आप जो कोड भी चाहें इसके अंदर लिख सकते हैं। ये बात समझ आ रही है? आप इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो वहां पे लिखा हुआ होगा, लेकिन आपका प्रोग्राम चलने पर वो कोड नहीं चलेगा। वो कब चलेगा, जब आप उस फंक्शन को चलाओगे। बात समझ आ रही है?
तो फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि इसको हम कहते हैं कि अ पीस ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूट्स व्हेन यू कॉल इट, कि एक पीस ऑफ कोड है वो सिर्फ तब चलेगा जब आप उसको चलाओगे। इससे क्या फायदा होता है? इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि फर्ज करें कि एक काम आपको 10 बार करवाना है। अब एक काम आपको 10 दफा करवाना है, लेकिन उसको करवाने के लिए आपको 10 लाइन लिखनी है कोड के अंदर, यानी कि जावास्क्रिप्ट का 10 लाइनों का कोड लिखना है। अब क्योंकि आपको 10 लाइन ऑफ कोड लिखना है, अब वो काम 10 दफा होना है, तो कितनी लाइंस ऑफ कोड हो जाएंगी? 100। अब इसका एक सिंपल तरीका यह था कि आप 100 लाइनों का वो कोड ना लिखें, आप उस पूरे कोड को किसके अंदर लिख दें? एक फंक्शन के अंदर, और उस फंक्शन को क्या करा दें? बार बार कॉल करा दें। अब जरा इसको ना करके देखते हैं। अच्छा, ये आपने क्या किया है? फंक्शन क्रिएटेड, सही है, ये आपने फंक्शन बनाया है। ये इसका कीवर्ड है फंक्शन, जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट को बता रहा है कि फंक्शन बना। ये फंक्शन का आपने इसको क्या दिया है? नाम दिया है। ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं इसको आप पैरामीटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरामीटर्स। ये भी आएंगे, इसको हम बाद में यूज करेंगे। जो भी चीज कर्ली ब्रेसेस में है इसको हम कहते हैं फंक्शन बॉडी। क्या कहते हैं? फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी वो कोड होता है जो आप इसको चलाना चाहते हैं। बात समझ आ रही है? अब ये तो फंक्शन क्रिएट हो गया, अब क्या करना है? एग्जीक्यूट अ फंक्शन। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप कहेंगे एग्जीक्यूट, तो इसका मतलब होता है इसको चलाओ। सही है, एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? इसको चलाओ। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ये वाला जो हिस्सा है, सही है, इस वाले हिस्से को उठाऊंगा और मैं यहां पे लिख दूंगा। मैंने क्या क्या लिखा है कि उस फंक्शन का नाम, और आगे क्या लगा दिया है? पैरेंथेसिस लगा दिए, यानी कि आपके राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए। अब जब हम पीछे जाते हैं तो अब देख रहे हैं कि अब हमारे पास दिस इज फ्रॉम फंक्शन आ रहा है, और उसका लाइन नंबर क्या है? 4। और लाइन नंबर 4 पे कौन सा लोग है? ये वाला। हालांकि हमने इसको एग्जीक्यूट कहां पे करवाया है? लाइन नंबर 8 पे। लेकिन जब क्योंकि हमने उसको एग्जीक्यूट करवाया तो ये वाला ये फंक्शन चल गया और उसने ये वाली लाइन चला दी। अब एक काम करते हैं, इसको अब कॉपी करते हैं। मैंने 4 दफा इसी फंक्शन का नाम लिखा और उसके आगे क्या लगा दिया है? पैरेंथेसिस लगा दिया है। और अगर हम यहां पे आ रहे हैं तो कितनी दफा ये आ गया? 4 बार। इसका मतलब है कि ये कॉन्सोल लॉग वाली पूरी जो लाइन है हमने कितनी बार लिखी? 1 बार लिखी, लेकिन ये चला कितनी बार? 4 बार। इसी तरीके से अगर आप फर्ज करें, इसमें लिखते हैं कि num1 इट इज इक्वल्स टू 10, num2 इट इज इक्वल्स टू 20, some numbers it is equals to num1 plus num2, और यहां पे हम कहते हैं the sum of numbers is। अच्छा, अभी आप इसको गौर ना करें, ये मैंने क्या किया है, सही है, इसको फिलहाल आप गौर ना करें, आप थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। लेकिन मेरा बताने का सिंपल मकसद क्या है कि पहले एक ही लाइन थी, अब कितनी लाइन है? 1 2 3 और 4। मैंने बस जानबूझ के कोड थोड़ा बढ़ाया है, बस ये दिखाने के लिए कि ये फंक्शन का मकसद क्या होता है। अब ये हमने 4 लाइनें लिखी हैं, लेकिन नीचे हम लोगों ने फंक्शन का सिर्फ नाम कॉल करवाया है। अब जब आप इधर आएंगे तो वो वाला फंक्शन कितनी दफा कॉल हुआ? 4 बार। और उसके अंदर जो आपने ऑपरेशन किया था नंबर्स को सॉल्व करने वाला, वो भी कितनी दफा हुआ? 4 बार। लेकिन आपने लिखी सिर्फ कितनी लाइन है? 4। तो अगर ये आपके पास फंक्शन नहीं होता तो आपको ये 4 लाइनें 4 बार लिखनी पड़ती। सही है, तो तकरीबन आपकी 16 लाइनों का कोड बन जाता। अब भी आपको सिर्फ कितनी लाइनें लिखनी पड़ी? आपको 4 लाइनें, और आपने उस 4 लाइनों को बार बार इस्तेमाल कर दिया। इसके जरिए आपका क्या बन गया? फंक्शन। और इसका ये आपका क्या हो गया? यूज। अभी इसका यूज बहुत ज्यादा है, ये बस शुरू में क्या है आपका बस एक बताने का तरीका है। अच्छा, जिस तरीके से ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की पहचान क्या थी? डॉट। एरे है, एरे की पहचान क्या थी? स्क्वायर ब्रैकेट। ये फंक्शन है, इसकी पहचान क्या है? पैरेंथेसिस, राउंड ब्रैकेट। जब भी वेरिएबल के सामने क्या लगे हो?
राउंड ब्रैकेट्स, तो ये क्या है, फंक्शन है। अब ये तीन चीजें हो गई जो आपको पक्की पक्की रटनी है। डॉट आया तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट, स्क्वायर ब्रैकेट आया तो वो क्या है, एरे, ब्रैकेट आया तो वो क्या है, फंक्शन। ये आपको बिल्कुल डिटो याद रखना है। बात समझ आ रही है? अच्छा एक काम करते हैं, हम इधर एक और फंक्शन बनाते हैं, हम लिखते हैं फंक्शन, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। हम कहते हैं इसको फंक्शन सम, यहां इसको कहते हैं कैलकुलेटर। ठीक है, हमने कहा कैलकुलेटर सिंपल, हमने कहा num1 इट इज इक्वल्स टू 10, num2 इट इज इक्वल्स टू 30, सम numbers it is equals to num1 plus num2। हम कहते हैं document dot write this is the sum of numbers, और हमने लिखा sum numbers। अभी हमने इसको एग्जीक्यूट जब करवाया तो अभी सिंपल क्या हुआ है, फंक्शन बना है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, इधर नीचे कुछ भी लिख के नहीं आया और कुछ नहीं हुआ। वो इसकी वजह क्या है, अभी तक कॉल नहीं किया। तो हम सिंपली क्या करते हैं, ये वाली लाइन कॉपी करेंगे, ये यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो ये सिंपल उसका नाम है और आगे क्या लगा हुआ है, पैरेंथेसिस लगे हुए हैं। जब मैंने एंटर मारा तो वो क्या कह रहा है कि डॉक्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड। तो डॉक्यूमेंट क्यों नहीं डिफाइंड है, क्योंकि मैंने इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है। सही है, अब चल गया। लेकिन यहां पे आंसर आया, क्योंकि आंसर कहां पे आया है, आंसर आपकी स्क्रीन पे आया है। सही है, मैंने सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा फंक्शन चुपचाप यूज किया जो शायद आपने नोट किया हो। पहले मैं क्या लिख रहा था, console डॉट लॉग, अब मैंने क्या यूज किया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। console डॉट लॉग जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो कहां प्रिंट करेगा, इधर कंसोल में। जब आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट करेंगे तो वो कहां प्रिंट करेगा, स्क्रीन पे। जहां पे आपकी HTML चलती है जावास्क्रिप्ट की जबान में, हम उसको क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट। ये बात समझ आ रही है, जहां पे HTML चलेगी उसको जावास्क्रिप्ट की जबान में क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट। तो मैं उसको क्या कह रहा हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कि कहां लिखो, डॉक्यूमेंट में लिखो। तो डॉक्यूमेंट वो रहा, वो पूरी स्क्रीन। तो उस स्क्रीन में उसने क्या लिख दिया, 14। अच्छा एक चीज, इसमें HTML चलेगी क्या, अच्छा जरा यहाँ पे देखें, हमने जब फंक्शन बनाया अपना तो हमने कहा कि पहले हमने क्या लिखना है, फंक्शन, फिर उसके बाद क्या लिखना है, फंक्शन का नाम। तो बेसिकली ये जो फंक्शन का नाम है, ये जो नेम हमने शुरू में पढ़े थे वेरिएबल्स, जो कि हम जिसमें क्या कोई भी चीज सेव करवाते थे, और हमने ये बात कही थी कि हम इसमें कुछ भी सेव करवा सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप सेव करवा सकते हैं। तो ये जो बेसिकली आपने इस फंक्शन को नाम दिया है, ये बेसिकली क्या है, एक आपने क्या बनाया है, एक वेरिएबल, और इस वेरिएबल में क्या सेव हुआ हुआ है, वो पूरा का पूरा आपका फंक्शन। अगर आप इसको टाइप करके और एंटर मारेंगे तो आपको पूरा का पूरा क्या करता है, फंक्शन नीचे दिखा देता है। अगर आप इस वेरिएबल के सामने पैरेंथेसिस लगा के एंटर मारेंगे तो वो फंक्शन चला देगा। ये बात समझ आ रही है? इस वजह से क्या होता है कि इसको लिखने का एक और तरीका भी है, जैसे कि मैं बोलता हूँ var my func इट इज इक्वल्स टू, तो बेसिकली हमने यहाँ पे पैरेंट्स हमें नहीं देने, हमें यहाँ पे लिखने console डॉट लॉग यूजलेस फंक्शन,
और हमने मार दिया एंटर। अब की बार हमने क्या किया है कि हमने एक वेरिएबल बनाया है और वेरिएबल का नाम क्या है, माय फंक्शन, और उसके अंदर क्या सेव हुआ हुआ है, फंक्शन। फंक्शन के आगे क्या है, राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट के बाद क्या है, कर्ली ब्रैकेट, जो कि कर्ली ब्रैकेट को आप क्या कहते हैं, फंक्शन बॉडी। क्या कहते हैं, फंक्शन बॉडी। इसको आप क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस। इसको आप फंक्शन कीवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, फंक्शंस कीवर्ड। ये फंक्शन कीवर्ड है, ये पैरेंथेसिस है, आपके जो ये पैरामीटर्स हैं, और ये फंक्शन बॉडी है। और फंक्शन बॉडी में आपका वो सारा कोड लिखा जाता है जो आप फंक्शन में चलाना चाहते हैं। वे बात समझ आ रही है। एक और चीज हमने यहां पे की है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो यहाँ पे फंक्शन है, इसको हम थोड़ा सा एक काम करते हैं। अच्छा, कुछ फंक्शंस जो होते हैं उनको आप कहते हैं नेटिव फंक्शंस। क्या कहते हैं, नेटिव फंक्शंस। नेटिव का मतलब अगर आप इसका इंग्लिश डिक्शनरी में देखेंगे तो उसका होता है आबाई। जैसे लोग होते हैं कि नेटिव विलेज, सही है, नेटिव सिटी, नेटिव कंट्री, तो नेटिव होता है आबाई। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट जो हमारे ये कुछ वेरिएबल्स हैं या ये हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जो जावास्क्रिप्ट आपको बना के देता है आपकी हेल्प आउट करने के लिए, आप दूसरे काम करने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, नेटिव फंक्शंस कहते हैं। सही है। इन नेटिव फंक्शंस में से एक है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हमने ये पढ़ा कि ये कहाँ पे आपका डेटा पुश कर देता है, स्क्रीन पे, जहां पे बेसिकली आपकी क्या होती है, HTML होती है। अगर हम एलिमेंट्स में जाएं, बॉडी में जाएं, तो आपको दिख रहा है ये प्रॉपर इसने वो H1 दिया है। मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आप जो भी चीज लिखेंगे वो उसको HTML में क्या कर देगा, पुश कर देगा। ये कुछ ऐसा ही होगा कि आप HTML में अपनी कोई चीज पुश कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं, अच्छा ये इसमें स्ट्रिंग ही जाती है, ये बात याद रखिए, क्या जाएगा, स्ट्रिंग ही जाएगा। अगर आप हम इसमें लिख लेते हैं कि भाई H1 और इसमें लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड और हम इसको कर लेते हैं, तो वो नीचे आपका अपेंड हो गया। तो अब ये पूरा अपेंड करता रहेगा। लेकिन ये क्योंकि आपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाया है तो ये टेम्परेरी है, ये HTML में नहीं लिखा हुआ, आपने लिखा नहीं है, ये सिर्फ किसके थ्रू बनाया है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। और जो चीज जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनती है वो सिर्फ तभी बनेगी जब क्या चलेगी, जावास्क्रिप्ट। जब जावास्क्रिप्ट चलेगी तो जाहिर सी बात है वो चीजें अपेंड होगी। लेकिन अगर आप इस पेज को रीलोड करेंगे तो ये सब कुछ गायब हो जाएगा। ये क्यों गायब हो जाएगा, क्योंकि अब जावास्क्रिप्ट में ये चीज यहां पर नहीं लिखी हुई। चलेगा वो ही लिखेगा भाई जो सिर्फ यहां लिखा होगा। अब जैसे मैं यहां पे लिख लेता हूं, इसको console हटाता हूं और इसकी जगह क्या लिख लेता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया तो उसने क्या कर दिया, आपका ये 4 दफा दिस इज नंबर 30, दिस इज नंबर 30 ऐड कर दिया। हम एक काम करते हैं, इसके आखिर में लगाते हैं BR, तो अब वो न्यू लाइन में आ जाएगा। मतलब प्रॉपर जो आपने HTML सीखी है वही यहाँ पे लग रही है, और जो भी आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखेंगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा। लेकिन ये अब क्यों दिख रहा है आपको, क्योंकि ये वाली जो फाइल है functions.js ये किसके साथ कनेक्टेड है, HTML के साथ। इसका मतलब है जब भी HTML चलेगी तो ये वाली फाइल भी चलेगी, तो इसके अंदर जो भी चीजें लिखी हुई है वो भी चलेंगी। तो क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो ये जब HTML चली, ये लाइन नंबर 12 पे आया, इसने ये चलाया, उसके बाद इसको भी चला दिया। ये बात समझ आ रही है, बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। लेकिन आज का मेन जो आपका मकसद है वो है क्या चीज, फंक्शंस। तो हमने ये चीज तो देख ली यार, फंक्शन ये कर सकते हैं। अब एक सवाल है, ये जो वेरिएबल है सम अंडरस्कोर नंबर्स, इसमें क्या चीज सेव हुई है, num1 प्लस num2, जो कि बेसिकली क्या बन रहा है 30। अगर मैं कहता हूं var some numbers it is equals to 50, अब ऊपर क्या है, नीचे क्या है। अगर ये वाला इसकी माने तो क्या आना चाहिए,
30। अगर इसकी माने तो क्या आना चाहिए? आपको क्या लग रहा है क्या आएगा वजह? अच्छा, अगर इसका हम कुछ ऐसा करें, अब चलें एक काम करते हैं, पहले ना इसको चला के देखते हैं। तो अब भी क्या आ रहा है? 30। लेकिन यहां पे आके मैं लिखता हूं सम अंडरस्कोर नंबर्स, तो हमारे पास क्या आ रहा है? 30। अभी काम करते हैं, अंदर भी मैंने क्या लगा दिया है? वार। अब भी इधर क्या आ रहा है? 30। लेकिन अब इधर क्या आ रहा है? अब क्या हुआ है? लेकिन उनकी बात सही थी कि पहले सम नंबर्स में क्या सेव हुआ? 50। आखिरी में फंक्शन चला, जब ये फंक्शन चला तो सब नंबर्स में क्या सेव हो गया? 30। तो इधर भी आइडियली क्या आना चाहिए था? तो इधर 50 कैसे आया? अब बात इंटरेस्टिंग है। किसको कॉल करवाया मैंने? दोनों का तो नाम सेम है, मैं दोनों को अलग अलग तो कॉल करवा नहीं सकता। नहीं तो पहले तो अगर जब यहाँ पे वार नहीं था तो जब हमने यहाँ पे सब नंबर्स लिखा था तो 30 आया था। खैर है खैर है। हाँ जी, वेरिएबल का नाम बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम है, वो हम वहां भी सम नंबर्स है, यहाँ भी सम नंबर्स हैं, लेकिन बस एक काम कर रहे हैं कि यहाँ पे नीचे फंक्शन के अंदर वार लगा रहे हैं, तो वहां पे तो 30 आ रहा है लेकिन यहाँ पे 50 आ रहा है। अगर यहाँ पे अंदर वार नहीं लगा रहे तो दोनों जगह 30 आ रहा है, यानी कि यहाँ भी 30 आ रहा है और वहां भी 30 आ रहा है। ऐसा क्यों? नहीं, इसका ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इस फेनोमेना को क्या कहते हैं हम लोग? अच्छा, आपको दो चीजें हैं जो समझने की इस वक्त जरूरत है। वेरिएबल्स आपने पढ़े, सही है, लेकिन आपने एक चीज अभी तक नहीं पढ़ी है कि वेरिएबल्स की दो किस्में होती हैं। सही है, एक को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स और एक को हम कहते हैं लोकल वेरिएबल्स। एक ग्लोबल है और एक लोकल है। सही है, थोड़ा लफ्ज से समझ आ रहा है। ग्लोबल का मतलब होगा हर जगह, सारी दुनिया में, और लोकल का मतलब होगा सिर्फ एक छोटी सी जगह पे। ठीक है, अब आपके पास जो फंक्शन होता है, मैंने कहा कि फंक्शन का जो कोड होता है वो बिल्कुल एक जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ तो है, लेकिन वो बिल्कुल एक अलग कोड है और सिर्फ तब चलता है जब आप फंक्शन को चलाते हैं। तो इसको जरा ऐसे सोचेंगे, जो फंक्शन के अंदर कोड है उसकी अपनी अलग दुनिया है। सही है, उसको नहीं पता कि इसके बाहर क्या लिखा हुआ है, इसके बराबर में क्या लिखा हुआ है, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, इसको कुछ नहीं पता। सही है, इसके बिल्कुल अलग अपना इलाका है। अब इसके अंदर जो कोड होगा उसको बाहर वालों का नहीं पता, बाहर वालों को इसके अंदर वाले कोड का नहीं पता। तो ऊपर जो आपका कोड होता है नॉर्मली जब आप ऊपर लिख लेते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे आपको मैंने एक वेरिएबल बना दिया है, कहीं भी आप कहीं भी कोई भी वेरिएबल बना देंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर जो किसी पैरेंथेसिस के अंदर ना हो, मतलब वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि वो किसी चीज के अंदर नहीं है, वो डायरेक्टली किसके अंदर लिखा हुआ है? जावास्क्रिप्ट की फाइल में। जब कोई चीज डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट की फाइल में लिखी जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। आप अगर खुद थोड़ा गौर करें, जो फंक्शन का नाम है माय फंक्शन, मैंने कहा ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर पूरा फंक्शन
सेव हो गया है। तो ये जो माय फंक है ये भी एक तरह का क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल हो गया। सही है। अब ये जो ग्लोबल वेरिएबल है इसकी एक खासियत है। ग्लोबल वेरिएबल जो होता है, अब क्योंकि ये नाम से पता लग रहा है ये ग्लोबल है, तो ये अगर फंक्शन के अंदर आपको चाहिए तो ये आपको मिल सकता है, लेकिन अब उसका एक तरीकेकार है। सही है, कुछ कानून है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उसको सही से फॉलो करेंगे तो जो ग्लोबल वेरिएबल है वो आपको कहां मिल सकता है, फंक्शन के अंदर। लेकिन जो लोकल वेरिएबल है वो थोड़ा कमजोर किस्म का वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल की जो जिंदगी है वो सिर्फ अपने फंक्शन के अंदर तक है, वो फंक्शन के बाहर आपको नहीं मिल सकता। सही है, एक छोटा सा काम हमने किया था लेकिन हमने पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट हिला दिया है। सही है, उससे आपको ये, तभी आप तुक्के तो मार रहे थे लेकिन ये कभी लगते नहीं, क्योंकि इसके पीछे पूरा कॉन्सेप्ट बन रहा है। अभी जो मैंने काम किया हुआ है, ऊपर मैंने क्या लिखा है, वार सम नंबर्स। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, यानी कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेकिन कहां बनाया, ग्लोबली बनाया। यानी कि सम नंबर्स इस वक्त जो वेरिएबल है वो किस तरह का वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है। और अंदर जाके मैंने सम नंबर्स लिखा, लेकिन उसके आगे क्या नहीं लगाया, वार। जब मैंने वार नहीं लगाया तो मैं बेसिकली जावास्क्रिप्ट को कह रहा हूं कि ये सम नंबर्स पहले से ही मौजूद होगा। बात समझ रहे हैं? मैंने वार नहीं लगाया तो जावास्क्रिप्ट क्या समझेगा कि ये वाला वेरिएबल पहले से मौजूद होना चाहिए। लेकिन आपने ये देखा था कि अगर आप वार ना भी लगाएं और ऐसे इक्वल टू करके लिख दें, और अगर पहले वो वेरिएबल ना भी हो तो वेरिएबल ऑटोमेटिकली बन जाता है। लेकिन ये जावास्क्रिप्ट देखता है कि इस नाम का कहीं और पहले तो वेरिएबल नहीं बना हुआ। इस वजह से मैं आपको कह रहा था कि वार हमेशा लगाना चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकल पॉइंट है जब भी आप कोई नया वेरिएबल बना रहे। वरना जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट देखेगा कि भाई पहले इस नाम का कोई वेरिएबल है, अगर वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू बदल देगा, अगर वेरिएबल नहीं है तो नया वेरिएबल बना देगा। सही, आपको ये नहीं बोलेगा, एरर नहीं देगा कि वार लगाना चाहिए था, वार क्यों नहीं लगाया, मैं बना ही नहीं रहा। वो ऐसे नहीं करता, वो बना देता है। लेकिन ये बड़ा रिस्की है, क्योंकि फर्ज करें कि थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड है। अब आप भूल गए कि मैंने num1 ऊपर भी कहीं बनाया था, अब वो num1 किसी चीज के लिए यूज हो रहा है, आपने नीचे आके आप भूल गए कि num1 मैंने बनाया था, आपने लिख दिया num1 इज इक्वल्स टू 20। अब ऊपर उसमें कुछ और सेव हुआ था, अब उसमें क्या सेव हो गया, 20। तो हमेशा आपको क्या यूज करना चाहिए, पहले वार, पहली चीज। अब ये जो आपका फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स होते हैं इनको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल्स। तो ये अंदर जब बनते हैं तो इनकी दुनिया सिर्फ फंक्शन के अंदर होगी। लेकिन पहले देखते हैं इस ग्लोबल वेरिएबल को। तो क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर सम नंबर्स के आगे क्या नहीं लगाया, वार, तो ये जावास्क्रिप्ट समझ गया कि ये जो सम नंबर्स आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ये कौन सा वाला वेरिएबल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ग्लोबल वाला। बात समझ आ रही है? हम एक काम करते हैं, सिंपली हम इस पूरे कोड को उड़ा देते हैं, हम इसको भी उड़ा देते हैं, और इधर हम सिंपली क्या लिखते हैं, console.log, और इसमें क्या दे देते हैं, सम नंबर्स। अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है और यहां पे उसने क्या प्रिंट किया, 50। अब गौर करें कि मैंने फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल नहीं बनाया था, कुछ भी वेरिएबल नहीं बनाया था। मैंने सिंपली क्या किया है कि सम नंबर्स को क्या करा दिया है, console.log। लेकिन ये जो वेरिएबल है ये कहां बना हुआ है, फंक्शन के बाहर। तो बेसिकली मैं ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर एक्सेस कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं, इस्तेमाल कर रहा हूं। सही है, ये वेरिएबल मैंने नहीं बनाया, यानी कि फंक्शन के अंदर नहीं बना, फंक्शन के बाहर बना, लेकिन इस्तेमाल कहां हो रहा है, फंक्शन के अंदर। अब हम एक और काम करते हैं, हम इस सम नंबर्स को इक्वल करा देते हैं किसके, 20 के। अब प्रिंट क्या हुआ, 20। ये कहां से प्रिंट हुआ, फंक्शन के अंदर से। तो इसका मतलब है कि फंक्शन के अंदर हम लोगों ने उस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी है। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट को मैंने बताया कि ये वाला जो मैं वेरिएबल इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, ये वेरिएबल किस तरह का वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है। हम एक तरीके, एक और चीज को कंफर्म करने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, हम इसके नीचे भी एक console.log कर लेते हैं। और ये लाइन नंबर कौन से पर है, 11 पर है। अब आपके पास क्या हुआ है, अब लाइन नंबर जो 11 है, लाइन नंबर 11 है, उसमें क्या दिखा रहा है, सम नंबर्स की वैल्यू क्या है। लाइन नंबर 8 पे इसकी वैल्यू क्या है, हालांकि मैंने इसकी वैल्यू तो बदल दी थी यहां पे।
अच्छा आपको एक बात बताया कि कंसोल जो होता है ये बेसिकली आपका ग्लोबल वेरिएबल्स को लेकर आता है। आप अगर फंक्शन के अंदर वाले वेरिएबल्स उठाएंगे ना तो कंसोल उसको पकड़ नहीं पाता, यानी कि कंसोल जो है वो लोकल वेरिएबल्स को नहीं पहचानता, सिर्फ किसको पहचानता है, ग्लोबल वेरिएबल्स को। तो मैं इसमें लिखता हूं सम नंबर्स। अब क्या सम नंबर्स आ रहा है, चलें इसको दोबारा चलाते हैं। ये जो 50 है कहां से आया, लाइन नंबर 11 से। इसमें क्या वैल्यू आई 50, और ये 50 कहां पर है, ऊपर। उसके बाद आई 20, 20 कहां से आ रही है, फंक्शन के अंदर से। अब मैं यहीं पे लिख लेता हूं सम नंबर्स, तो फिर मुझे क्या मिल रहा है 20। हालांकि जब मैंने ग्लोबली जावास्क्रिप्ट में उसको प्रिंट कराया था तो उसने मुझे क्या दिया हुआ है 50। अब ये क्या खिचड़ी है, किसी को समझ आ रही है बात? हालांकि मैंने ग्लोबल वेरिएबल की जो वैल्यू है इस लाइन पे बदल दी है 20, और ये बदल गई है। इसका मुझे पता कैसे चला, क्योंकि कंसोल मुझे इसको क्या बता रहा है 20। इसका मतलब है ग्लोबली इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। तो पहले मैं मजाक नहीं कर रहा था, ये बात सच थी कि अगर आप फंक्शन के अंदर वार ना लगाएं तो फंक्शन आपकी जावास्क्रिप्ट समझ जाती है कि आप कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्लोबल, और आप फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर दी है 20, और इसका सबूत क्या है कि यहाँ पे सम नंबर्स 20 बता रहा है, लेकिन ये 50 क्यों आया? किसी को कोड देख के बात समझ आ रही है बात? क्या परफेक्ट। आप एक चीज नजरअंदाज कर दी आप लोगों ने कि अगर आप लाइन नंबर 11 देखें जहां पे मैं सम नंबर अंडरस्कोर नंबर्स को कंसोल करवा रहा हूं, तो फंक्शन जो है वो तो लाइन नंबर किस पे कॉल हुआ है 14 पे। यानी कि लाइन नंबर 11 तक ये पूरा फंक्शन तो चला ही नहीं था। जब वो फंक्शन चला ही नहीं है तो उसकी वैल्यू बदलेगी नहीं। जब उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी तो वो आपको कौन सी दिखाएगा 50 दिखाएगा। लेकिन जब एक दफा लाइन नंबर 14 पे फंक्शन चल गया, जब फंक्शन चल गया तो अब ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू क्या हो चुकी है 20। इसका मतलब है कि ट्रिक क्या है कि सिर्फ इस 11 को अगर मैं इस माय फंक जो पे मैंने फंक्शन को कॉल करवाया इसके नीचे अगर मैं कॉल करवाऊं, अब मैं इसको कहां पे कॉल करवा रहा हूं 15 पे, तो अब मुझे वो क्या दे रहा है 20। ये बात समझ आ रही है? आपका जहां पे फंक्शन कॉल होता है आपका उस लाइन के बाद उस फंक्शन का असर शुरू होता है। भले आपने फंक्शन कहीं भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा मैंने कहा कि जावास्क्रिप्ट बाकायदा जंप मार के जाता है, उस फंक्शन को पढ़ता ही नहीं है। वो ये याद रख लेता है अच्छा माय फंक नाम का फंक्शन है, लेकिन वो जंप मार के नीचे चला जाएगा, उस कोड को नहीं पढ़ेगा। उस कोड को कब तक नहीं पढ़ेगा, जब तक आप उस कोड को चलाओगे नहीं। और चलाने का क्या तरीका है, फंक्शन को कॉल कराओ। और फंक्शन को कॉल कराने का सिंपल तरीका क्या है कि फंक्शन का नाम लिखो और उसके आगे क्या लिख दो पैरेंथेसिस, तो आपका फंक्शन चल जाएगा। हाँ हाँ ग्रीन हो जाएगा, सही है। हाँ वो बेसिकली क्या करता है कि ये वाला जो कोड है ना इसको हम कहते हैं ये आइसोलेटेड कोड है। आइसोलेटेड कोड का मतलब है जैसे नहीं आप CSS में कमेंट आउट करते थे, कमेंट्स यूज करते थे, HTML में आप कमेंट्स यूज करते थे, तो मैंने क्या कहा था कमेंट्स जब आप कोई चीज करेंगे तो वो कोड आपका जो HTML CSS वो नहीं पढ़ता, वो बिल्कुल स्किप कर देता है। हालांकि वो चीज वहां लिखी हुई है लेकिन वो चीज स्किप हो जाती है, वो पढ़ता नहीं है। यही सेम काम होता है किसमें, फंक्शंस में। आप फंक्शंस में वो चीज लिखते जरूर है लेकिन वो चीज वो तब तक नहीं पढ़ता जब तक आप उसको क्या नहीं कराते, कॉल नहीं कराते। और एक दफा आपने उसको कॉल कराया, अब ये देखा जाएगा आपने उसको कॉल कहां कराया, किस पॉइंट पे कराया। जिस पॉइंट पे आप उसको कॉल कराओगे समझें कि होता क्या है कि ये वाला जो पूरा कोड है वो यहां से उठाता है और इसकी जगह पे पेस्ट करके चला देता है। सब आता जाएगा, चलता जाएगा, इसके भी बाद वाले भी सब चलता जाएगा जब तक ये फंक्शन कॉल नहीं होता। जैसे ही फंक्शन वो कॉल होगा वो सारा का सारा फंक्शन के अंदर वाला कोड जो है इस पॉइंट पे चलाएगा। यानी कि इस वक्त कौन सा पॉइंट है, वो लाइन नंबर 11। अब लाइन नंबर 11 के बाद जो फंक्शन के अंदर जो भी चीज आपने लिखी थी उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल बदला है तो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज हो गई। ये थोड़ा सा जो सिस्टम है थोड़ा पेचीदा है, इसको आपको खुद बैठ के
एक दफ़ा प्रैक्टिस, ये जो चीज़ मैं दोबारा करा रहा हूँ ये पढ़नी पड़ेगी। अब आपको थोड़ा बहुत फील हो रहा होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और CSS और HTML में क्या फ़र्क है। सही है। HTML CSS में एक थंब रूल होता है, इसको हम कहते हैं थंब रूल। थंब रूल को क्या होता है कि अंगूठे छके वो आपके निशान की तरह वो बदलता नहीं है। एक बात कह दी कि लाइन बाय लाइन है तो लाइन बाय लाइन है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कोई CSS ऊपर लिखी हो और दूसरी नीचे लिखी हो तो वो ऊपर वाली पढ़ ले नीचे वाली पढ़े ही ना, ऐसा नामुमकिन है। इसको हम क्या कहते हैं, थंब रूल। सही है। आपने शायद ये लफ्ज पहले फिजिक्स वगैरह में भी सुना हो, ये थोड़ा थंब रूल का वर्ड यूज होता है। लेकिन यहाँ पे अब आपके कॉन्सेप्ट थोड़े डिफरेंट हैं और पेचीदा है कि फंक्शंस जो हैं वो एक कोड है, जावास्क्रिप्ट को पता है ये कोड है, लेकिन वो जावास्क्रिप्ट उसको पढ़ेगा नहीं, तब तक नहीं पढ़ेगा जब तक आप उसको क्या नहीं करा दे, कॉल नहीं करा दे। और जिस लाइन पे आप कॉल कराएंगे उस लाइन पे वो सारी लाइनें चलती हैं। सही है। तो आई थिंक आपका UPS खत्म होने वाला है, लेकिन चलो क्लास ऑलमोस्ट हमारे 9:30 तो बज गए।